Children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम प्रकाश के अंतर्गत गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो परावर्तन में हम दूरियों को कैसे मापते हैं? गोली दर्पणों में परावर्तन में हम दूरियों को कैसे मापते हैं, इसको आप समझ लें फिर नोट कर लें। यह है गोली दर्पण और ये मुख्य अक्ष। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरियां मापी जाती हैं, तो समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इसमें समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर की जो दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ये कार्तीय तल की जो निर्देशांक प्रणाली है उसी सिद्धांत पे आधारित है। तो P यहां हो जाता है मूल बिंदु, और जो मुख्य अक्ष है उसे x अक्ष भी मान लेते हैं। तो प्रायः क्या सदैव ऐसी परिपाटी है, परंपरा है कि वस्तु को दर्पण के सदैव बाईं ओर रखते हैं। तो बाईं ओर जब वस्तु को रखते हैं, वस्तु को एनसीईआरटी में बिंब बोला जाता है, बिंब या वस्तु। तो बिंब या वस्तु को हम बाईं ओर रखेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि दर्पण पर जो प्रकाश का आपतन होगा वो बाईं ओर की तरफ से होगा। तो जो बाईं ओर की तरफ से जो दूरी चली जाएगी, यानी आपतित किरण की दिशा में जो दूरी चली जाएगी वो धनात्मक, अर्थात ध्रुव से दाहिनी तरफ की दूरी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत अर्थात ध्रुव की बाईं ओर, आपतित किरण के विपरीत अर्थात ध्रुव से बाईं ओर, ये दाईं ओर की दूरी धनात्मक हो गई, और जो बाईं ओर की दूरी होगी वो हो जाएगी ऋणात्मक। सारी दूरियां कहां से ली जाती है? ध्रुव से। ध्रुव ओरिजिन का काम करता है। अब ध्रुव से दाहिनी तरफ क्यों? अगर हम बिंब को दाहिनी तरफ रखें, यानी वस्तु को दाईं तरफ रखें, तब आपतित किरण की दिशा जो है वो बदल जाएगी, तो चिन्ह की भी दिशा बदल जाएगी। लेकिन ऐसी परंपरा बना दी गई है कि बिंब सदैव यानी वस्तु सदैव बाईं ओर रखा जाएगा, तो आपतित किरण की जो दिशा होगी वो बाएं से दाएं होगी, अर्थात आपतित किरण की दिशा दाईं ओर को होगी। तो दाईं ओर मूल बिंदु से यानी ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक और बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक। और मुख्य अक्ष से लंबवत जो दूरी होती है ऊर्ध्वाधर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है, ये पॉजिटिव होती है, और नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी वो निगेटिव होंगी। और दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव होगी और बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव होगी। इतना आप दिमाग में रखे रहिएगा। आपतित किरण की दिशा में चली गई दूरी अर्थात ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा अर्थात ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, और जब मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दूरी धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक नेगेटिव होती है। यही है चिन्ह परिपाटी। अब इसको हम लिख लेते हैं। पहला, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, ये जो मुख्य अक्ष है आपका सीपी, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी दूरियां हैं वो सब दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अर्थात दर्पण के और वस्तु को सदैव हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, अर्थात दर्पण पर जो वस्तु से प्रकाश है वो बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं ओर से दाईं ओर। अब दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मुख्य अक्ष के अनुदिश जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ध्रुव से दाहिनी तरफ चलेंगे धनात्मक हो जाएगा, और बाईं तरफ आएंगे दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात अब जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की वो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की धनात्मक, चूंकि वो दाहिनी तरफ होता है। अब देखिए यहां ध्रुव से
सारी दूरियां नापी जाएंगी। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाएगी, ऊपर की ओर ये पॉजिटिव हो जाएगी धनात्मक, और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। तो ये है चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जब आप सॉल्व करेंगे, अभी संबंध स्थापित करेंगे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तो उसमें आपको ये मदद करेगी। अब आगे है वस्तु की दूरी, गोली दर्पणों के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पणों के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। इसको हम ज्यामिति विधि से सत्यापित करेंगे। इसको सीखिए, यह आपको इंटरमीडिएट में भी काम करेगा, आगे भी काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसे आप सिद्ध करना भी सीखें और याद तो कर ही लें, क्योंकि अधिकांश न्यूमेरिकल इसी पर आधारित हैं। गोली दर्पणों के लिए फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसको संबंध लिखने के लिए आप पहले माना लिखेंगे, तो माना हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना। माना एक दर्पण है, अवतल दर्पण M1 M2। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 ये है। माना एक दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। अब एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है AB। एक वस्तु AB वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तो इसके B से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण BM और परावर्तन के पश्चात ये F से होकर जाती है, MF। दूसरी किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र की ओर से जा रही है और परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस चली जा रही है। यहां पर ये वास्तव में मिल गई, तो इसका जो प्रतिबिंब AB का प्रतिबिंब A1 B1 है, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये हो गया A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब हमें वही A1P दूरी, AP दूरी और FP में संबंध स्थापित करना है। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC और A1B1C। त्रिभुज ABC और A1B1C में आप देखेंगे कोण A और कोण A1 समकोण हैं, नो डाउट। और कोण ACB और A1C B1 ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो गए संगत, तो तीसरा बराबर हो ही जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं, इतना जितना हमने कहा मानने के बाद, तब आप इतना लिखने के बाद तब ये लिखना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A1 B1 C। क्यों ऐसा है? एंगल 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 समरूपता।
एंगल 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 समरूपता, यानी यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब एक कंडीशन है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात एबीसी का लंब AB बटे A1B1C का लंब A1B1, AB बटे A1B1 बराबर हो जाएगा AC बटे आधार AC इस त्रिभुज का और इसका आधार A1C, AC बटे A1C, इसे बना लेंगे संबंध एक बात यहां हम और करते हैं, बिंदु यम से, इसको मानना में इतना और जोड़ लेना, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब MN डाला, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब MN डाला, पुनः हमको दो त्रिभुज और प्राप्त हो गए MNF और A1 B1 A1F, MNF और B1 A1F, इसको देख लीजिए। पुनः ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे क्योंकि कोण N और कोण A1 समकोण है प्रत्येक, और ये शीर्षाभिमुख हो गया NCM और A1F, सॉरी NC नहीं NFM और A1FB1, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी समकोण हो, समान कोणिक हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज B1 A1F, एंगल 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 समरूपता, क्योंकि MN बटे A1B1 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं लंब बटे लंब, यानी इस त्रिभुज का लंब FMN का लंब MN और इसका लंब A1B1, तो MN बटे A1B1 बराबर आधार FN बटे A1F, FN बटे A1F, ये ले लिया हमने। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब यहां पर आप देखें BM समांतर AN है, BM समांतर AN और AB और MN दोनों ही AB पर लंब है, अर्थात ये दोनों भी समांतर होंगी, एक ही रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया कौन ABMN, और समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण समकोण हो गया तो आयत हो जाता है, इसलिए ABMN क्या है, आयत है। और आप जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो चूंकि ABMN एक आयत है, इसलिए AB बराबर MN, आयत की सम्मुख भुजाएं, इसलिए AB बराबर MN। अब देखो बेटा यहां हम MN की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर MN है, तब ये क्या हो गया, ऐसा हमने क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। AB बटे A1B1 अब इसको लिख सकते हैं, MN की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर MN है, तो AB बटे A1B1 बराबर FN बटे A1F। अब इसे हम बना लेंगे संबंध 2। अब जब संबंध 2 बनाएंगे, संबंध 1 और 2 की जब हम कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे तो दोनों का बायां पक्ष इक्वल है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अगर दो राशियां एक ही राशि के बराबर हैं तो वे दोनों आपस में बराबर होती हैं, चूंकि AC बटे A1C भी AB बटे A1B1 के बराबर है और FN बटे A1F भी AB बटे A1B1 के बराबर है, अतः संबंध 1 और 2 की तुलना करने पर, संबंध 1 और 2 की तुलना करने पर, तो अब इसको लिख सकते हैं AC बटे A1C, AC बटे A1C बराबर FN बटे A1F। एक चीज हमने बताया था, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब यहां पर देखिए द्वारक अगर हम छोटा लेते जाएंगे, यहां आप अलग से समझ लीजिए, ये मुख्य अक्ष हो गया, अगर आप द्वारक यहां तक ले रहे हैं तो n यहां है, और द्वारक छोटा कर रहे हैं, ध्यान दें यहां n यहां आ गया, और छोटा द्वारक कर दें, मतलब ये व्यास और छोटा करते जाएं
व्यास जैसे जैसे आप छोटा करते जाएंगे आप देखें कि n टेंस टू p, n जो है p की ओर खिसक रहा है और इतना छोटा कर दे कि n p पर ही आ जाए। n कहां आ जाए? p पर। आप देखिए, और दर्पण का द्वारक अगर हम बड़ा कर दें व्यास इसका, तो देखिए n p से दूर जा रहा है, n p से दूर जा रहा है। दर्पण का द्वारक बढ़ा लेंगे तो n p से दूर जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो जो हमने यहाँ लंब डाला है बिंदु n प्राप्त हुआ हमको मुख्य अक्ष पे, n p की ओर टेंड कर रहा है। जब हम दर्पण का द्वारक छोटा करते जाते हैं तो n p की ओर जाता है, और इतना छोटा ले ले तो n कहां हो जाएगा? p पर। तो n p पर जब हो जाएगा तब हो जाएगा fn इक्वल टू fp। इस चीज को यहां लिख रहे हैं, जगह नहीं है इस पे अभी, या तो फिर मिटा दें क्या? मिटा, एक बार यहां तक फिर समझ लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। माना एक दर्पण M1, एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। B से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर BN जाती है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर से जा रही है जो परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो दोनों यहाँ B1 पर मिलते हैं, अतः इसका प्रतिबिंब AB का A1 B1 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमको दो त्रिभुज मिल गए यहाँ ABC और A1 B1 C। तो ये दोनों समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती, इसलिए एक संबंध ये मिल गया। पुनः हम इस पे लंब डाले हैं Mn को, M से मुख्य अक्ष पे लंब डाला Mn, तो हमको दो त्रिभुज MNF और B1 A1F प्राप्त हुआ। ये दोनों भी समान कोणिक है, अतः ये भी समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो M1 बटे A1 B1 बराबर Fn बटे A1F। और AB Mn एक आयत है इसलिए AB बराबर Mn हो गया, तो AB बटे A1 B1 बराबर Fn बटे A1F लिख दिया। तो यहाँ संबंध 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर हो गया, तो दायां पक्ष बराबर हो गया। ओके, अब चलिए आगे फिर नोट करते चलिएगा। जब आप वीडियो देखें तो कॉपी और कलम ले लें, साथ साथ नोट बनाते चलें। अब यहां पर देखिए, यदि दर्पण का द्वारक कितना छोटा लें, यदि दर्पण का द्वारक इतना छोटा लें कि बिंदु N बिंदु P के अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट हो, तो Fn बराबर हो जाएगा Fp। Fn बराबर Fp। चूंकि हमको फोकस दूरी चाहिए Fp, तो Fn नहीं चाहिए, तो Fn को रिप्लेस करते हैं Fp के रूप में। तो Fn बराबर हो जाएगा Fp के। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा लें इतना कि बिंदु N बिंदु P के अत्यंत निकट हो जाए या उसी पर हो जाए, तो Fn बराबर हो जाएगा Fp। अब देखो भैया, जब Fn बराबर Fp हुआ तो अब ये संबंध जो 3 है इसमें हम मान रख देंगे, जो अभी हमने लिखा है AC बटे A1C। तो AC बटे A1C बराबर Fp बटे A1F। AC बटे A1C बराबर Fp बटे A1F। अब हमको ये डिस्टेंस प्राप्त हुई, AC प्राप्त हुआ, A1C प्राप्त हुआ, Fp A1F। इसमें तो केवल Fp मेरे मतलब की है, मुझे चाहिए AP Fp और A1P। AP Fp और A1P चूंकि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, AC को ब्रेक करेंगे। AC को लिख सकते हैं AP माइनस CP। पूरा AP में से CP घटा देंगे तो AC हो जाएगा, यानी AC को हम लिख सकते हैं AP ऋण CP। तो AP हमें चाहिए ही वस्तु की दूरी बटे CP, AP माइनस CP।
बटे A1C भी नहीं चाहिए। A1C को हम लिख सकते हैं CP माइनस A1P। CP माइनस A1P लिख देंगे तो A1C हो जाएगा। ये हो गया CP माइनस A1P। CP को हम 2FP में कन्वर्ट कर लेंगे, चूंकि फोकस दूरी चाहिए CP वक्रता त्रिज्या है, तो ये हो गया CP माइनस A1P। A1P तो चाहिए ही चाहिए, CP माइनस A1P, और FP तो हमें चाहिए ही चाहिए, और A1F नहीं चाहिए। A1F को लिख देंगे A1P माइनस FP। A1F को, ये डिस्टेंस आप देख लीजिए, A1P को लिख सकते हैं, A1F को लिख सकते हैं A1P माइनस FP। A1P हमें चाहिए ही चाहिए, A1P माइनस FP फोकस दूरी चाहिए ही चाहिए। अब माना AP बराबर माइनस U, चूंकि दर्पण के बाईं ओर दूरी ध्रुव से जो नापी जाएगी ऋणात्मक, यहाँ वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक है अवतल दर्पण में। AP बराबर माइनस U और A1P बराबर माइनस U, ये माना हमने, UVF मान रहे हैं, माना A1P बराबर माइनस U और FP बराबर माइनस F। अब इन सारी दूरियों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। AP अर्थात माइनस U माइनस ये संबंध का, और CP जो होगी वो माइनस 2F हो जाएगी, फोकस दूरी ऋणात्मक है तो माइनस 2F बटे CP माइनस 2F, माइनस से रिलेशन वाला A1P भी माइनस U माइनस V है, बराबर FP माइनस F है, बटे A1P अर्थात माइनस V माइनस माइनस F। अब इसको हम कह सकते हैं माइनस U प्लस 2F, ब्रैकेट तोड़ेंगे, अपान माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस F बटे माइनस V प्लस F। अब पक्षांतर कर लें, त्रिज्या गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F गुणे माइनस V प्लस F बराबर माइनस F गुणे माइनस 2F प्लस V। यहां पर देखिए, अब इसका गुणा करते हैं, माइनस U का गुणा दोनों में प्लस UV हो जाएगा, प्लस UV हो जाएगा, माइनस U का गुणा दोनों में, फिर माइनस UF, विपरीत चिन्ह है तो गुणनफल ऋणात्मक, समान चिन्ह धनात्मक, 2F, अब माइनस U का गुणा दोनों में कर लिया, अब 2F का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां आइए, माइनस F का गुणा माइनस 2F में करेंगे ये भी प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस FV। अब पक्षांतर करेंगे 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब UV बराबर हो जाएगा माइनस UF, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस UF, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस 2FV माइनस FV। अब ये हो गया UV बराबर UF प्लस 2FV माइनस 2FV, FV हो गया प्लस FV। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दें, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जैसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा UV बटे UVF बराबर UF बटे UVF धन FV बटे UVF। अब देखिए यहां UV से UV कैंसिल हो गया,
यूएफ से यूएफ कैंसिल हो गया, एफवी से एफवी कैंसिल हो गया। अब हमारा जो रिलेशन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ यहाँ 1/f बराबर 1/v। फिर से देख लो, uv बराबर uf प्लस fv। अब दोनों पक्षों में uvf से भाग देंगे तो uv बटे uvf, uv से uv कट गया, आज बचेगा यहाँ 1/fv। यहाँ uf से uf कट जाएगा, बचेगा 1/v, और fv से fv कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/u। तो आपका जो संबंध प्राप्त हुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका एक फार्मूला प्राप्त हुआ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। अब अगर इसमें कोई एक राशि नहीं ज्ञात है, दो ज्ञात है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर बहुत से सवाल हैं, जो आपको आया वो लगा लीजिए, और ये फार्मूला सिद्ध करके एक बार, दो बार, तीन बार देख लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। और जब आप यहाँ आएंगे, कॉलेज खुलेगा, तब आपको एक एक करके हम सारे बच्चों को ब्लैक बोर्ड बुला के इस फार्मूले को सिद्ध करवाएंगे, और इसका तब न्यूमेरिकल फिर लगवाएंगे। आगे अब रेखीय आवर्धन बच्चों को कल बताएंगे। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके।